सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले करेंगे सबसे बड़ी चर्चा, और आज की सबसे बड़ी चर्चा होगी कि महाराष्ट्र में साख बचाने की जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में आज एक ही चरण में 288 सीटों के लिए मतदान इस समय जारी है। तो महाराष्ट्र का जो ये महासंग्राम है उसमें क्या क्या दांव पर है। एक तरफ सत्ताधारी महायुति है जो एनडीए है, दूसरी तरफ विपक्ष में महाविकास आघाड़ी है जिसको आप देश भर में इंडी के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन बात यहीं पर नहीं है। बात यह है कि दो पार्टियां जो बीच में टूट गई थी, शिवसेना और एनसीपी, तो यह चुनाव काफी हद तक तय कर देगा कि कौन से गुट का क्या भविष्य होने वाला है। तो यह जद्दोजहद आज महाराष्ट्र में जबरदस्त है। तो सबसे पहले उसी की बात, और उसी पर सबसे पहले खास चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव। तो झारखंड चुनाव की तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन यूपी के 9 सीटों के उपचुनाव पर बड़ी जबरदस्त गहमागहमी है। बुर्का हटाकर ना चेक करें, ये जो अखिलेश यादव की मांग थी, उस पर क्या कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, इस पर बात करेंगे। और यह भी देखेंगे कि आखिर अखिलेश ने यह मुद्दा उठाया क्यों है, इस पर बात होगी। और इसके बाद आज चर्चा करेंगे कि केरल में वक्फ बोर्ड के दावे के बाद 400 किसान परिवार संघर्ष कर रहे हैं। कर्नाटक का तो आपको पता होगा ही, सीएम सिद्धारमैया ने ऑर्डर करके उस नोटिस को रोका है, वक्फ बोर्ड के नोटिस को, लेकिन केरल में बवाल चल रहा है। तो उस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी पोलिंग। 1 बजे तक झारखंड में 47.92% और महाराष्ट्र में 32.28% मतदान। महाराष्ट्र चुनाव के बीच बिटकॉइन मामले ने पकड़ा तूल। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर बिटकॉइन में हेराफेरी कर पैसे का इस्तेमाल चुनाव में करने पर आरोप। एनसीपी और कांग्रेस ने आरोपों को बताया निराधार। गयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ कर रहे हैं वार्ता। तो दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी लेंगे भाग। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, हार के डर से बौखला गई है सपा, चुनाव को रक्त रंजित करना चाहते हैं सफाई। वक्फ बिल का विरोध करने वाली केरल की सीपीएम सरकार अब जमीन विवाद सुलझाने में हलकान। केरल में कई किसानों की जमीन और धरोहरों पर वक्फ ने ठोक दिया है दावा। अब सरकार ने मामला सुलझाने का दिया है भरोसा। और आज से गोवा में 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी, भारत की सांस्कृतिक और सिनेमाई विरासत का मनाया जा रहा है जश्न। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र का जो महासंग्राम है उसमें क्या क्या दांव पर है, किन की साख दांव पर लगी है और कैसी जद्दोजहद वहां पर चल रही है साख बचाने को लेकर। तो महाराष्ट्र का जो महासंग्राम है वो साख बचाने की जद्दोजहद है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से हर पोलिंग बूथ पर लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल भी हो रहे हैं। महायुति सत्ता में बरकरार रहना चाहती है, अभी सत्ताधारी भी है, उसको देश भर में आप एनडीए के नाम से जानते हैं। वही महाविकास आघाड़ी एमवीए सत्ता में पुनर्वापसी की कोशिश कर रही है, जिसको पूरे देश में आप इंडी गठबंधन के नाम से जानते हैं। तो महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक होना है और कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर 5 बजे। देखना यह है कि जनता किन मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंचती है महाराष्ट्र में और किन्हें अपना समर्थन देती है। लेकिन महाराष्ट्र का यह चुनाव कुछ पार्टियों
और कुछ परिवारों के लिए काफी खास हो गया है। शिवसेना उद्धव और शिंदे कई सीटों पर अब आमने सामने हैं, तो उधर एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी में बड़ा संघर्ष है। परिवार के रूप में अगर देखिए तो पवार परिवार, ठाकरे परिवार, चौहान परिवार, देशमुख परिवार आदि के नए और पुराने चेहरे मैदान में हैं। फैमिली लेगेसी भी इस चुनाव में एक मुद्दा है कि भाई किसको मिलेगी वो लीगेसी। महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव के नैरेटिव पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका देख रहा था, लेकिन एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब देने में अघाड़ी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उलझी रही। लेकिन मतदान से पहले एक और बड़ा विवाद हो गया, बिटकॉइन विवाद और कैश फॉर वोट का मामला तेज हो गया। कल तक जो एमवीए है वो बीजेपी के नेता विनोद तावड़े पर बढ़ चढ़कर आरोप लगा रही थी, लेकिन एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र पाटिल के बयान ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को सफाई देने के लिए आज मजबूर कर दिया है। रविंद्र पाटिल ने सुप्रिया सूले, जो शरद पवार की बेटी हैं, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले पर क्रिप्टो करेंसी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी का दावा है कि इस मामले में गवाह ने खुद आरोपी को सुप्रिया सूले और नाना पटोले को के शामिल होने के बारे में बताया है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कहने पर, उनके पार्टी चीफ के कहने पर यह गबन किया जा रहा था। सुप्रिया सूले का नाम भी इस गबन में लिया गया है। रविंद्र पाटिल आईपीएस नौकरी छोड़कर एक साइबर एक्सपर्ट बन गए थे। 2018 में महाराष्ट्र में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड सामने आया। इस फ्रॉड की जांच के लिए रविंद्रनाथ को जोड़ा गया, जो 2022 में गिरफ्तार हुए। तो बीजेपी से 250 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने का दावा कर रही है। एनसीपी के शरद पवार के नेता सुप्रिया सूले ने सफाई दी है कि बिटकॉइन मामले में जो मीडिया में खबर चल रही है उसमें उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करने की बात कही है, लेकिन अजीत पवार इसकी जांच की बात कर रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी का आरोप है कि विदेशी धन के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। सुप्रिया सूले और नाना पटोले ने चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए अवैध बिटकॉइन लेन देन का इस्तेमाल किया, यह बीजेपी कह रही है। तो कल तक एमवीए नेता पोलिंग से पहले बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे और आज मामला पलट गया, पासा पलट गया। क्रिप्टो करेंसी मामले में वो आज सफाई देने को मजबूर हो गए हैं। मतदाताओं के रुझान बढ़ाने के लिए सभी दल और नेता अपील कर रहे हैं। मुंबई की फिल्म हस्तियों ने सुबह सुबह पोलिंग करके और लोगों को आह्वान किया कि वो स्वतंत्र देश में मतदान से बड़ा कोई उत्सव नहीं हो सकता, इसलिए आगे आइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लोग कर भी रहे, उत्साह भी है लोगों में, लेकिन बहुत कुछ इस महासंग्राम में दांव पर है और फिर कई मामले इस बीच में सामने आ भी गए हैं। तो भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सुप्रिया सूले और नाना पटोले का ऑडियो भी सुनाया है, सुनिए आप भी। पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। वो ये कहता है कि मैं पहले ही लफड़े में फंस चुका हूं, मैं ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। तो वो दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सूले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। तो ये बड़े आरोप और मतदान से ठीक पहले, या यूं कहिए मतदान चल रहा है और ये बड़ा आरोप आ गया है। तो आरोपों को सुप्रिया सूले ने सिरे से नकार दिया और सुधांशु त्रिवेदी पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है, क्योंकि जो उन्होंने जो आरोप किए, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे,
जिस वक्त चाहे वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। तो एक आरोपी का तो जवाब आपने सुन लिया, अब दूसरे आरोपी का भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि आरोपों की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस तरह से किसी की बदनामी करना जो बीजेपी की हमेशा खासियत रही है, अब मेरे जैसे किसान के लड़के को अगर इन लोग इस लेवल पे बदनामी करने का जो इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी, इनसे अब इनसे वही लेवल पे कानूनन हम लोग लड़ाई करेंगे। तो नाना पटोले किसान कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि इस मामले की जांच तो होनी चाहिए। वो नाना पटोले को कई सालों से जानते हैं और उनकी अपनी बहन की आवाज़ को वो पहचानते हैं। वो आवाज़ के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है, इसके पीछे सच राज क्या है, वो पता चलेगा। अजित पवार तो पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन जांच में सही सामने बात आएगी तो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी कीमत करीब करीब 235 करोड़ रुपए है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। तो ये मामला महाराष्ट्र चुनाव में मतदान चल रहे मतदान के बीच में काफी ज्यादा उबाल पर है। और क्या कुछ महाराष्ट्र चुनाव में हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, इसी पर आज खास चर्चा करने वाले हैं हम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कौशलेंद्र शर्मा जी जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत राजीव जी, कौशलेंद्र जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मुझे बताया गया है कि राजीव पांडे जी को कहीं जाना भी है, तो मैं राजीव पांडे जी के पास सबसे पहले चलता हूं। राजीव पांडे जी, मैं सबसे पहले सुप्रिया शुक्ला का जो जवाब आया उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा हर चीज में नो 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 नो, हाँ, लाई 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 जवाब है, और हमने तो नोटिस भी भेज दिया है सुधांशु त्रिवेदी जी को। बताइए आप अपने आरोपों को कैसे स्टैब्लिश करेंगे? राजीव पांडे जी। लालचंद जी, देखिए लॉ में दो तरीके का रिप्लाई कहा जाता है, एक डिनायल कहा जाता है, एक होता है बाल्ड डिनायल। ये नो कह देंगे, बाल्ड हो गया, बात खत्म। लेकिन बाल्ड डिनायल इज नॉट ए गुड डिनायल। आपको ये बताना पड़ेगा आपकी आवाज है कि नहीं, क्योंकि अभी अगर वो ये बोल देते खुल करके कि नहीं है और कल को इसकी जांच होगी और इसमें कुछ उल्टा हुआ तो उनके खिलाफ जाएगा, इसलिए उन्होंने सीधा एक बाल्ड डिनायल कर दिया। देखिए अगर आप इतिहास देखेंगे, महाराष्ट्र में एक कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जो माफिया है, पॉलिटिशियन और पुलिस का कनेक्शन है, और वो कनेक्शन पहली बार कब टूटा, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी और उस समय शिवसेना के नेता हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी और जो होम मिनिस्टर थे वो माननीय गोपीनाथ मुंडे जी जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो होम मिनिस्टर थे। उन्होंने उसको, मुंबई को, अगर आज मुंबई इतना सुरक्षित है, आपने जो सुना नहीं होगा, मतलब एक आध घटना हुई है बीच में जो काफी शॉकिंग है, लेकिन अगर आपने नहीं सुना होगा 20 इयर्स में जे डे करके एक जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी, उसके बाद पहली बार ये जो हत्या हुई है बांद्रा में, उससे बीच में पूरे मुंबई में लल था और एकदम लॉ एंड ऑर्डर, ये उसके कारण हुआ। तो दुबई का कनेक्शन मुंबई के नेताओं के साथ और पर्टिकुलरली एक बड़े नेता के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है। मैं तो इस बात, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं राजीव जी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या ये जो ताजा मामला बिटकॉइन का मामला है, इसके तार वहां तक भी पहुंचेंगे क्या? नहीं, मैं वही कह रहा था लालचंद जी, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए जिससे मैं अपनी बात कह पाऊं, क्योंकि बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूं। देखिए क्या है,
अगर ये सही है, जो क्योंकि एक एक्स आईपीएस ऑफिसर ने कहा है, ही हैज पुट हिज नेक आउट। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक इन्वेलप में डाल करके हमारे विनोद मिश्रा जी के यहाँ भेज दिया, लालचंद जी के यहाँ भेज दिया और आपने चला दिया। एक व्यक्ति सामने आकर के कह रहा है कि ये मैं कह रहा हूं। दोनों में अंतर होता है। एक होता है जैसे आपने बाल्ड डिनायल देखा है, ऐसे बाल्ड एलिगेशन होता है केजरीवाल टाइप, किसी के बारे में कुछ भी बोलना, थूक फेंक देना किसी के ऊपर, स्पिटिंग एंड रनिंग। यहां पर एक एक्स आईपीएस ऑफिसर पूरी जिम्मेदारी लेकर के ये बात कह रहा है। अब दोनों में अंतर समझिए, वो जिम्मेदारी लेकर के ये बात कह रहा है कि ये है। और अभी आपने माननीय अजित दादा पवार का भी स्टेटमेंट सुना, बिल्कुल, जिसने भी दोनों की आवाज सुनी है उनको भी आप सुना दीजिए। अब ये बात कहां पर जाएगी, जो मुझे लग रहा है, बीइंग ए लॉयर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और गहराई से जांच होनी चाहिए। आप रहिएगा जरा, कौशलेंद्र जी से एक काउंटर लेता हूं मैं। कौशलेंद्र जी, जो बात राजीव पांडे जी कह रहे हैं कि देखिए उसमें लग तो रहा है कि उनकी आवाज है, आपके दो सहयोगी इसमें फंस रहे हैं कौशलेंद्र जी। एक तरफ शरद पवार एनसीपी की बड़ी नेता सुप्रिया सुले, और दूसरी तरफ नाना पटोले जो कि आपके सहयोगी के राज्य अध्यक्ष हैं। आप साथ देंगे अपने सहयोगियों का इस मामले पर, कौशलेंद्र जी? जी बिल्कुल, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो बात बताई, भारतीय जनता पार्टी का झूठ पूरे महाराष्ट्र के लोग बहुत दिनों से जानते हैं। जिस तरह से सुबह के 5 बजे सरकार बनाई गई, उसने भी देखा है। जिस तरह से इसी अजीत पवार जी पर 100 करोड़ सिंचाई घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाई, महाराष्ट्र के लोग वो भी जानते हैं। और इस तरह की अनेकों झूठ प्रचारित किए गए। जिस तरह से हमारे एक बात ये भी आती है, एक बात कौशलेंद्र जी, इसमें ये बात आती है कि जब तक अजीत दादा पवार आपकी गुट में होते हैं, तब तक आप कहते हैं कि ईडी, सीबीआई ये सब गलत कार्रवाई कर रही है, फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस दिन इधर ज्वाइन कर लेते हैं, कहते हैं वो देखो दागी को ले लिया, वॉशिंग मशीन से धो रहा है। मैंने ये बात शिवसेना या महाविकास अघाड़ी के लोग नहीं कह रहे थे जब वो थे, ये भारतीय जनता पार्टी के पंत प्रधान ने लगाया था। अब जवाब तो भाजपा को देना चाहिए कि या तो पंत प्रधान झूठ बोल रहे थे या फिर अजीत दादा पवार। बिटकॉइन वाले मामले पर बोलिए, बिटकॉइन वाले मामले पर। ये जो बिटकॉइन वाला नया मामला है, ये कल सब पूरी दुनिया, देश और दुनिया ने देखी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कल तक के जो बांटने और काटने की बात कह रही थी, ये उसका जवाब में एक झूठ का प्रचार है। कल तक के भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बटोगे तो कटोगे। दुनिया ने देखा कि पैसा बांटो और पैसा बांटो। यानी आप वो कल वाले मामले पर बोल रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन वाले मामले पर आप नहीं बोल रहे हैं। बिटकॉइन वाले मामले पर आप बिल्कुल उस पर जिन पर आरोप लगाए हुए खुद सक्षम है, वो जवाब दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर ताकत है तो उसे जांच करा ले। राजीव पांडे जी काउंटर। नहीं, देखिए मैंने ये कहा कि इसकी जांच तो होगी ही, और इसकी जांच मेरे हिसाब से, चूंकि इसका दुबई कनेक्शन है, तो इसकी जांच मुंबई पुलिस नहीं कर सकती है, सीबीआई भी नहीं करेगी। इसकी जांच मेरे हिसाब से एनआईए को करना पड़ेगा। आपके चैनल पे आज ये बात कह रहा हूं, अगर इसमें तथ्य मिला तो इसकी जांच, जो बिटकॉइन वाला जो इश्यू है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि यहाँ पर हो गया, कौशलेंद्र जी और राजीव पांडे बात करके डिबेट करके खत्म कर लेंगे। नहीं, मैंने कहा जांच तो होनी ही चाहिए। ठीक है, एक एक्स आईपीएस ऑफिसर, तो ये जांच होगी कि कहां से ये विषय, कहां से पैसा आ रहा है। ठीक और है। इस पैसे का देखिए, इस पैसे, लाचन जी जस्ट 30 सेकंड में एक बात बताना चाहता हूं कि इस पैसे का इस्तेमाल एक होता है कि चुनावी प्रक्रिया में, लेकिन इस देश में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। पहला रैकेट है कन्वर्जन का, दूसरा रैकेट है कि बाहर से आदमी लाओ, पूरे देश में बसाओ। आपने देखा कि रोहिंग्या के पैर में कैसा चिप लगा था कि हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, दिल्ली, सब जगह जाकर बस गए। सही बात इंस्टॉलेशन है। नहीं, जहां भारत की जो शक्ति है, जहां बॉर्डर एरियाज है, जम्मू में, कश्मीर में क्यों नहीं गए रोहिंग्या? क्योंकि वहां इनके पास ऑलरेडी स्लीपर सेल के लोग हैं, स्लीपर सेल के रूप में उससे। तो ये पैसा कहीं उस स्लीपर सेल के लिए यूज हो रहा है तो नहीं हो रहा है। ये पैसा कहीं नक्सल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि नक्सल का फुटप्रिंट देश में घटा है। लालचंद जी, अगर आप देखें कि 10 साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसमें नक्सल का फुटप्रिंट घटा है। और जब से अमित शाह जी आए तब से तो कमर ही टूट गई लोगों की। तो अभी उसमें भी पैसा नहीं है। ऊपर से जब नोटबंदी हुआ
तो अब ये पैसे का इस्तेमाल मेरे हिसाब से 4 जगह, चुनाव में वोट जिहाद के लिए हुआ होगा, इस पैसे का इस्तेमाल अगर ये हुआ है तो, दूसरा इस्तेमाल इसका कन्वर्जन के लिए है, तीसरा आतंकवादी गतिविधि के लिए है, चौथा नक्सली के लिए, और पांचवा स्लीपर सेल को इंडिया में सेटल करने के लिए। बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप आप कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जांच कराइए, आप तो केंद्र सरकार में हैं तो बिल्कुल पूरी जांच होनी चाहिए इसकी। आप अगर हमारे साथ और रुक सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। नहीं, मैं हूं। अच्छा, आप अभी हैं, अच्छी बात है, ठीक है। मैं जरा विनोद जी के पास मैं आता हूं, कौशलेंद्र जी आता हूं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल भी जुड़े हैं। मैं पहले विनोद जी के पास आता हूं, फिर योगेश शीतल से भी मैं अपडेट लूंगा। विनोद जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, ये मामला कितना सीरियस लग रहा है आपको? और फिर ये भी, इसका पॉलिटिकल एंगल भी हम लोग देखेंगे कि ये कल तक कुछ और चल रहा था, आज फिर ये मामला सामने आया, तो इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, लेकिन ये कितना मामला सीरियस लग रहा है आपको? लाल जी, अगर आज हम चुनाव की बात करते हैं तो आज महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जी। लोकतंत्र का एक, आप कह सकते हैं कि ये बड़ा उत्सव है। तो किसी फिल्म एक्टर शायद अनुपम खेर ने वोट करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में, एक आज़ाद भारत में इससे बड़ा मतदान से बड़ा कोई पर्व हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि लोग आज जो है वहाँ जश्न में हैं, महाराष्ट्र में एक लोकतंत्र के उत्सव में लोग हैं, और उसकी बात तो आपको योगेश बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये पूरी की पूरी लड़ाई जो बीजेपी और एनडीए का जो एक विकास को एक बना के उन्होंने ये किया था कि 2.5 साल में उन्होंने क्या किया है, और उसको एक तस्वीर लेके जब महाराष्ट्र के इलेक्शन में जा रहे थे तो उस इलेक्शन के नैरेटिव्स को चेंज करने के लिए एमबीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से किस तरह की कोशिश हुई। तो कल हम लोगों ने देखा कि आप बीजेपी के एक महासचिव के खिलाफ में आप किस तरह के एक थ्योरी लेके आए, पैसे बांटने का, उनके होटल में, और उनके खिलाफ में कुछ कार्यकर्ता उतर के बता रहे थे पैसे बांट रहा है। आपने ये सारा हंगामा किया, एफआईआर भी हो गया। उसको लेके शाम तक आपने जितना प्लान करना था, आपने शाम तक उस चीज को एकदम पूरा र्यूमर मॉन्गरिंग की तरह फैला रहे थे। लेकिन एक झटके में ये बिटकॉइन का मामला कैसे सन्नाटा छा गया जी। अब कहीं विनोद तावड़े की चर्चा नहीं हो रही है, अब शरद पवार विनोद तावड़े पे की बात नहीं कर रहे हैं, अब नाना पटोले उसकी बात नहीं कर रहे हैं, खुद गिरेबान में अब झांकने के लिए उनको मजबूर कर दिया है। तो सवाल है कि इस राजनीति को इतने निचले स्तर तक लाने की पहल किसने की? तो आप अगर इस बिटकॉइन के मामले में एक बात तो देखिए, ये जग जाहिर है, बिटकॉइन को समझने की जरूरत है। ये डिजिटल करेंसी है जिसकी कोई सरकारी मान्यता नहीं है। बिल्कुल। और ये सरकारी मान्यता न होने के कारण, जो राजीव बता रहे थे, ये एक नेक्सस होता है कि जो पुलिस अफसर का, आप ये देखिए कि वो खुद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, और आईपीएस ऑफिसर के बाद वो नौकरी छोड़ के एक साइबर एक्सपर्ट बनते हैं, साइबर एक्सपर्ट बन के वो एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, फिर इसके कंपनी के साथ में ये सारा डील करते हैं। मामला जब ये इतना बड़ा ये फंसा है, और इस मामले में जब ये तहकीकात होने लगी है, कई लोग इसमें जेल गए हैं, तो इसके तार डेफिनेटली जब 2018 में के घटना से जुड़ता है, तो उसके बाद तो आपकी सरकार आ गई थी। तो जाहिर सी बात है, आप पे यह आरोप लगना तो सुनिश्चित है कि आप इस खेल को किस तरह से इलेक्शन के लिए कर रहे थे, जो सीधे सीधे इस ऑफिसर ने लगाया है कि आप चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल करने की मंशा से ये जो 235 करोड़ का संबित पात्रा बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी रकम होती है जो लोकसभा के चुनाव में आपने उसको खर्च किया, और फिर विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए खर्च कर रहे हैं। इन आरोप के अलावा अगर हम ये कहें तो महाराष्ट्र के चुनाव साख बचाने का चुनाव है, राजनेताओं के लिए खास करके। हर पार्टियां में जो बड़े नेता हैं, जो रीजनल पार्टी है, वो अपनी अपनी साख की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उस एंगल पर आऊंगा, ने उनके साख को बटा लगा। ठीक है, मैं उस एंगल पर आऊंगा, लेकिन पहले कौशलेंद्र जी उस समय अपनी बात रखना चाहते थे। कौशलेंद्र जी अपनी बात रखिए। और दूसरी बात ये भी कि ये चुनाव, जिस तरह से पूरा का पूरा चुनाव आपने लड़ा, जिस तरह के नारे चले, जिस तरह की चीजें चली, आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती, खास तौर पर मैं आपकी पार्टी के लिए, जो शिवसेना यूबीटी गुट है, उनके लिए पूछ रहा हूं कि कितनी बड़ी चुनौती ये चुनाव है आपके लिए? जी बिल्कुल, जितनी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती से लड़ना और जूझना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को और उनके शिव सैनिकों को आता है। ये आपके प्रश्नों का उत्तर हुआ, पर मैं राजीव पांडे जी का जवाब दे दूं। ये गजब संजोग है कि इस हिंदुस्तान में
मोदी जी और जोगी जी जैसे शक्तिशाली नेता के होते हुए भी हिंदुत्व खतरे में आता है। मुझे आज तक बात नहीं समझ में आती है। इतने बड़े चाणक्य हमारे गृह आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, पूर्णिया में छठ घाट पर हमला हुआ था। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। राजीव जी बाद में जवाब देंगे, राजीव जी बाद में जवाब देंगे। मुझे कौशलेंद्र जी कुछ बातें मैं रखता हूं। पूर्णिया में छठ घाट पर हमला किसने किया है? ताजा उदाहरण दे रहा हूं, पीछे की बात नहीं बता रहा। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में कन्वर्जन का रैकेट कौन चला रहा है? रिपोर्ट क्या कहती है? ये सब चीजें क्या हैं? अगर ये सब चीजें चलती हैं तो क्यों ना कहा जाए कि कुछ लोग जो हैं जानबूझ के सनातन और हिंदुत्व पर हमले करते हैं? बताइए मुझे। अगर जो कोई भी ऐसा कह रहा है या कर रहा है, बिहार की बात अगर क्या होता है, अगर क्या है कौशलेंद्र जी, ये तो रिपोर्ट है। इस तरह की घटनाएं हो रही है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या उद्धव साहब ठाकरे जिम्मेवार है या ममता बनर्जी जिम्मेवार है? जिम्मेवार वो है जो ऐसी सोच को खाद पानी देते हैं। जिम्मेवार वो हैं जो ऐसी सोच को खाद पानी देते हैं। और आप लोगों के ऊपर यह आरोप लगता है कि आप लोग तुष्टीकरण के तहत ऐसी सोच को खाद पानी देते हैं। ये सुनते सुनते बिहार के लोग और पूरे देश के लोग मजाक उड़ाते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनके रहते हुए घुसपैठ हो जा रहा है, तो ऐसी सरकार भारत को नहीं चाहिए। अगर मोदी जी जैसे शक्तिशाली नेता को होते हुए भी अगर हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, बिहार में अगर कोई आतंकवादी घुसपैठ करती है, बाकी नेता की भी तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। ममता बनर्जी अगर सीएम है, उनकी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। हेमंत सोरेन सीएम है, उनकी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। बिहार पार्टी के तौर पर आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं? देश के बड़े नेता के तौर पर आप लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या आप अलग दिशा में काम करेंगे, बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत दिशा में आप काम करेंगे क्या? बिहार में अगर इस तरह की घटनाएं घटी है तो आप किसे जिम्मेवार ठहराएंगे? केंद्र से लेकर राज्य की सरकार है, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप ये चाहते हैं कि बिहार पुलिस उस पर कार्रवाई करे, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटना के लिए शह कहां से मिलती है? मैं आता हूं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक ब्रेक अभी, उसके बाद फिर लौट करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये दोस्त भी है। ये दर्द मिटाता है, ये हौसला बढ़ाता है, ये साथ में खेलता है, ये त्योहारों में रंग जमाता है, ये आफत में किसी ढाल से कम नहीं है। अपने नाम का अपना घर किसी सपने से कम नहीं। तभी तो आज दुविधा घर के बाहर पाई जाती है और सुविधा अंदर। हमारी सरकार जो घर देती है ना, इसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। PM आवास 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि महाराष्ट्र में कैसा महासंग्राम है, क्या क्या दांव पर है और कौन कौन से मुद्दे इस बीच में आ गए हैं। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं इस समय काउंटर लेता हूं राजीव जी का, उसके बाद विनोद जी के पास भी। हाँ राजीव जी, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे? कुछ देखिए, अभी हमारे जो शिवसेना UBT के हैं, पहले तो वो हमारे ही साथ रहे हैं। 2.5 साल जो कांग्रेस पार्टी के साथ गए, वो बाला साहब के विचारधारा को छोड़ के जिसमें बाला साहब जी ने कहा था, हिंदू हृदय से बाला साहब ठाकरे जी ने, कि हम अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं होने देंगे। आज ये दुख का विषय है कि वो कांग्रेसी भाषा बोल रहे हैं। कह रहे वो भाषा उनको मुबारक हो। देखिए, 2016 में राज्यसभा में मोदी जी की सरकार 14 में आई, 2016 में कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी है। अगर आप कांग्रेस की सरकार, जब अटल जी की सरकार आई थी, उससे पहले कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा था कि 1.20 करोड़ बांग्लादेशी हैं देश में। तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी, इनकी सरकार चली थी 47 से लेकर के। तो पहली स्टेबल सरकार जो आई वो 1999 में आई भारतीय जनता पार्टी की।
तो 47 से इसके बाद जिस तरीके से आपने जो बात कही है वो उनको शर्मा जी को सुनना चाहिए जी। कि जिस प्रकार से पहले कम्युनिस्ट पार्टी पूरा बांग्लादेशियों को वेस्ट बंगाल में एक तरीके से एक्लेमेटाइज करके पूरे देश में सप्लाई करती थी, वही काम अब ममता बनर्जी कर रही है। क्योंकि इसके पीछे कारण है, इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति। झारखंड में हेमंत सोरेन के ऊपर यही आरोप, झारखंड में यही काम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। देखिए विषय जो है ना, हम लोग बात करते हैं, क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 1.20 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं और फिर 16 में 2 करोड़ की बात राज्यसभा में हुई, तो ये कह देना। और दूसरी बात, समाधान भी सुझाइए राजीव जी। मैं समाधान सुना, मैं समाधान पर हाँ, उसके बाद थोड़ा समाधान भी सुझाइएगा, इसका समाधान क्या है? 10 सेकंड। हाँ। 2012-13 में बांग्लादेशियों रोहिंग्या को लिया गया और उसके लिए प्रदर्शन हुआ मुंबई में, जिसमें 2 कांस्टेबल की मृत्यु तक हुई, 2 लोगों की मृत्यु हुई और कांस्टेबल, महिला कांस्टेबलों के साथ छेड़छाड़ हुई थी बीटी स्टेशन के सामने, छत्रपति जो अपना हमारा जो स्टेशन है वहां पर यह घटना हुई थी। ठीक है, दिल्ली में बड़ी बड़ी रैली में। अब आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन देने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप सरकार में हैं। बिल्कुल है, हमारी सरकार, मैं बता रहा हूँ, योगी जी सॉल्यूशन दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं। हमको बस योगी जी जैसा सीएम हर जगह आ गया, वो अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में जैसे आपकी असम में सरकार है, वैसे ही सरकार चाहिए आपको? बिल्कुल। अभी देखिए हेमंत विश्व शर्मा जी ने 2.5 लाख एकड़ जमीन घुसपैठियों से वापस लिया है सरकार का। और एक लाइन, अभी जैसे आगे झारखंड में हमारी सरकार, वहां पर लागू होगा सीएए, वहां पर होगा, हम रजिस्टर बनाएंगे, हम लोगों का चेक करेंगे, बाहरी है उनको लात मार करके बाहर किया जाएगा भारत से। और मैं बता रहा हूं, जैसे एक लास्ट लाइन, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। आर्टिकल 370 हटाएंगे, हटाया। हमने कहा कि कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हमने महिलाओं के लिए हलाला और ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई। यही काम हम इसके लिए भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश में जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको हम डिटेक्ट एंड डिपोर्ट, डबल डी होगा। ठीक है, ठीक है। हमारे गृह मंत्री जी ने ये बात कही। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप विनोद जी आप थोड़ा सा जरा महाराष्ट्र के महासंग्राम पर बात करते हैं। वोट का जो प्रतिशत है वो झारखंड से थोड़ा कम है, आपने देखा ही होगा डेटा। क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र में जो मतदाता हैं उनमें क्या उत्साह कम है दोनों गठबंधनों को लेकर? नहीं, इसको उत्साह कम नहीं कह सकते हैं लाल जी। एक्चुअली कि होता क्या है कि महाराष्ट्र में जो पैटर्न है वोटिंग का, वो पैटर्न पिछले साल में इससे कोई बहुत ज़्यादा पैटर्न में नहीं था। ये बात सच है। जो पैटर्न आपको 2019 में आपने देखा था, वो 2024 में देखा था, वही कमोबेश पैटर्न जो है अभी भी आपने वैसे ही पैटर्न देख रहे हैं। तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग तो तब होता है जब ये लगता है कि सरकार को बदलने के लिए एक बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। ऐसी संभावना तो उसमें अभी वोट के जो वोटिंग टर्नआउट है उससे तो नहीं दिखता है। अब ये किसके पक्ष में वोट जा रहा है ये कहना तो अभी मुश्किल है इतनी जल्दी। लेकिन ये सबसे बड़ा ये है कि मुद्दे क्या चले महाराष्ट्र में, ये एक सवाल तो हर राजनीतिक दलों के सामने में होगा। क्योंकि मुद्दे चलाने के लिए जिस तरह से 2024 के पिच पे शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट पे और कांग्रेस पार्टी से लेके शरद पवार, वो संविधान खतरे में लोकतंत्र खतरे पिच जो चाहते थे, क्या ये विधानसभा चुनाव आते आते उनका वो पिच रहा? क्योंकि उस पिच को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उस पिच को उखाड़ा, और उस पिच पे जो बटोगे तो कटोगे का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैलियों में एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा लगा, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग को उन्होंने इस दिशा में मोड़ दिया। और अब पूरे इलेक्शन में यूबीटी के चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार हो, वो जवाब देने के लिए मजबूर हुए। वो एक है तो सेफ है का काट ढूंढते रहे और बटेंगे तो कटेंगे काट ढूंढते रहे। तो ये इलेक्शन का ये जो नैरेटिव का एजेंडा था उनका सेट करना, ये नैरेटिव तो कम से कम उनके हाथ से निकल गया था। बिल्कुल। कौशलेंद्र जी बताइए, कैसा आपका नैरेटिव चला इस पूरे प्रचार में, और आपके महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में आपको लगता है कि लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा, जो मुद्दे चले, वो इसमें चल जाएगा क्या? बिल्कुल, हम सरकार में आने वाले हैं, उद्धव साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं जवाब देना चाहता हूं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी
और 2014 में हम साथ साथ लड़े थे। 2019 में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने हमें छोड़ के बाहर चले गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ी थी और शिवसेना अपनी ताकत पर चुनाव लड़ी थी। किसमें? 2019 में? नहीं, 2019 में साथ लड़े थे। 2019 में साथ लड़े थे। 2014 में अलग अलग लड़े थे, 2019 में साथ लड़े थे। जी क्षमा करेंगे, हमसे भूल हो गई। 2014 विधानसभा चुनाव जब हम लोग अलग अलग लड़े थे तो जिस समय भारतीय जनता पार्टी हमें छोड़े थे उस समय हम तब हम बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को त्याग चुके थे क्या? तब हम हिंदुत्व को त्याग चुके थे क्या? ठीक है, जब भारतीय एक लाइन का काउंटर राजीव जी, एक लाइन का काउंटर, जब भारतीय एक लाइन का काउंटर राजीव जी का, एक लाइन का काउंटर। भारतीय जनता पार्टी हमें छोड़ती है तब राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी एक लाइन का काउंटर। से नहीं भागते। बहुत बता रहे हैं, एक लाइन में। उस समय चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी लेकिन हम कांग्रेस की गोद में जाकर के नहीं बैठ गए। आप कांग्रेस की गोद में बैठे। दोनों में अगर आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा, लड़ते आप अपने दम पे। ठीक है, महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है। विचारों के आधार पर महाराष्ट्र की जनता आप जाकर के सोनिया गांधी की गोदी में बैठ गए। महाराष्ट्र की जनता जो आज वोट कर रही है वो सब कुछ देख रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पाटिल जी जुड़ने के लिए, कौशलेंद्र शर्मा जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र के महासंग्राम में बहुत कुछ दांव पर है, किसको क्या मिलेगा ये तय होना है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि चुनाव झारखंड में भी हो रहा है और उससे भी ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की है, तो इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये हमारा जीवन साथी भी है। जब कोई बात बिगड़ जाए या मुश्किल पड़ जाए तो ये गले लगा लेता है। अगर हम पढ़ना चाहे तो ये बत्ती जला देता है। शौच के लिए अंधेरा होने तक रुकने नहीं देता ये। हमारे बच्चों की शादी में रुकावटें आने नहीं देता ये। पानी को छत से नहीं नल से हम तक लाता है। ये छत पर एक और छत सजाता है। ये हमारी आय बढ़ाता है, हमारा हाथ बटाता है। तभी तो आज बीमारियां, कठिनाइयां घर के बाहर होती हैं और सुकून अंदर। कच्चे घर में रहते थे, बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई। पीएम आवास, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। दादू ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बात करेंगे झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव की, और उससे भी ज्यादा चर्चा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। तो उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन और NDA के बीच भिड़ंत चल रही है, और जो CM योगी ने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, उसकी तो चुनाव प्रचार में खूब चर्चा हुई। सपा के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने सीट लड़ने से मना कर दिया है उपचुनाव में। उधर झारखंड में JMM और BJP के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, और घुसपैठ के मुद्दे पर CM हेमंत सोरेन सफाई दे रहे हैं। तो झारखंड चुनाव और यूपी उपचुनाव में आज दूसरे और अंतिम चरण के लिए झारखंड में मतदान चल रहा है, और दोपहर 1 बजे तक करीब करीब 48% मतदान, और बाकी जो वोट मीटर है वो तो आपको दिखाई रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो झारखंड में सत्ताधारी इंडी गठबंधन, वहां सत्ताधारी इंडी है, याद रखिएगा, विपक्षी वहां पर NDA है, तो वो वहां पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। बीजेपी ने झारखंड में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है, और हेमंत सोरेन उस पर सफाई दे रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात कीजिए, क्योंकि इसकी ज्यादा चर्चा है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जबरदस्त चर्चा है। यूपी उपचुनाव में सत्ताधारी NDA और विपक्षी सपा के बीच मुकाबला है।
राज्य का उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए साख का सवाल बन गया है। मुख्यमंत्री योगी के नारे बटोगे तो कटोगे की खूब चर्चा हुई, तो इस बीच अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को मुद्दा बना लिया। सपा ने मांग की कि बुर्का हटाकर पुलिसकर्मी मतदाताओं की जांच नहीं करें। अखिलेश यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिसकर्मियों को खुली धमकी तक दे दी है। अखिलेश ने कहा, हम सत्ता में आने के बाद ऐसे पुलिसकर्मियों का पेंशन वगैरह सब कुछ काट देंगे, सब कुछ जाएगी, उनकी इज्जत भी जाएगी, पेंशन भी जाएगी, पीएफ भी जाएगा। और यह भी कहा कि हमारे लोग ऐसे पुलिसकर्मियों पर पैनी नजर रख रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन चुनाव आयोग ने तो पहले ही पुलिसकर्मियों को ऐसा निर्देश दे रखा है। तो चुनाव आयोग जो है वो सपा की शिकायतों पर कार्रवाई भी कर रहा है। जहां से शिकायतें आ रही हैं वहां आयोग कार्रवाई कर रहा है। मतदाताओं की लेकिन पहचान करने सुनिश्चित करने का भी आयोग ने निर्देश दिया है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्या कोई घबराहट है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? तो झारखंड में विधानसभा चुनाव और यूपी में उपचुनाव के दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह है। जरा पहले उनकी भी कुछ बातें सुन लीजिए। अच्छा लगा, पहली बार वोट दे के बहुत अच्छा लगा। एक देश का नागरिक होने का फर्ज अदा किए। पहले तो थोड़ी नर्वस थी क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट देना था, लेकिन फिर था कि हाँ देना है वोट, देश का नागरिक होने का जिम्मेदारी निभाना है। My message would be to all the people of this constituency, please come out. To the people of Jharkhand also, vote. Please exercise your right. Vote for the right candidate. आज की डेट में डेवलपमेंट ही सबसे ज़्यादा चीज़ है। और सेकंड चीज़ होती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोगों के साथ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो हम ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो ऐसी गवर्नमेंट बने। मुद्दा तो कोई उठाता ही नहीं है जी। अब वोट देने का हक का वोट तो देना ही है ना। हम तो उम्मीदवार अच्छा ही चाहते हैं, जैसे मोदी ऐसे चाहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, ये मतदाताओं का उत्साह है, लेकिन नेता क्या कर रहे हैं? चुनावी दंगल के बीच सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस और प्रशासन को धमकाया है। सुनिए उनकी बात। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो जवाब में भाजपा के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि फर्जी वोटिंग कराना तो सपा का पुराना पैतरा है। समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका, उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कैसा चल रहा है मतदान और क्या कुछ चल रहा है झारखंड में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में? दो संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। अजीत द्विवेदी झारखंड से जुड़ चुके हैं और साथ ही विकास सिंह हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। पहले अजीत द्विवेदी के पास चलते हैं, क्योंकि वहां से खबर आ रही है कि अजीत द्विवेदी जहां पर खड़े हैं वहां पर कुछ फर्जी वोटिंग का मामला है। बताइए अजीत, क्या मामला है, कहां पर खड़े हैं आप? बिल्कुल आचार्य, मैं इस समय गिरिडीह विधानसभा के होली ट्रिनिटी जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे खड़ा हूँ। अगर कुछ देर पहले आप हमसे जुड़ते तो हम दिखाते, आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से दो गुट जो है आपस में भिड़ गए फर्जी वोटिंग को लेकर, बोगस वोटिंग को लेकर, और दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। हालांकि बाद में प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, पुलिस यहाँ पर आई, उन्होंने मामले को सुलझाया और उस मामले की जाँच की जा रही है कि क्या ये फर्जी वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ बहुत हंगामा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भगदड़ सी मच गई थी और दो गुट जो है आपस में मारपीट पर उतारू हो गए थे। लड़ाई झगड़ा यहाँ शुरू हो गया था, जिस कारण से पूरी भीड़ जो है वो चितर बितर हो गई थी। यहाँ पर जो मतदाता भी थे वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। तो अभी मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा, ऐसी तस्वीरें यहाँ से हमने लाइव देने की कोशिश की थी, लेकिन हम उस समय जुड़ नहीं पाए आपसे। तो मैं बता दूं कि ऐसा मामला कई जगहों से आ रहे हैं, बोगस वोटिंग की खबरें कई जगह से आ रही है। गांडे जो विधानसभा है, जहाँ से की कल्पना सोरेन जो जेएमएम की स्टार कैंडिडेट है और हेमंत सोरेन की पत्नी है, वहाँ से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर जो पोलिंग ऑफिसर उन्होंने बोगस वोटिंग करवाई लोगों के साथ। सीसीटीवी फुटेज जो है वो बीजेपी ने जारी की है और मेरे सामने अभी मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि यहाँ पर किस तरीके से दो गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई और एक गुट का आरोप था कि पर्दे में रहकर, बुर्के में रखकर कुछ लोग फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं, जिसमें कि आईडी जो है वो भी नहीं है उनके पास और उम्र भी जो है कम है। इसको लेकर आरोप लगाया एक गुट ने और उसी को लेकर यहाँ पर बहसबाजी हुई और हाथापाई की नौबत
आ गई। तो अभी का ये हाल है, आप देख सकते हैं गमला जो है टूटा हुआ है वहाँ पर, और ये निशान है यहाँ पर हाथापाई के, आप थोड़े बहुत देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी यहाँ पर पूरी तरीके से मामले को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी जो है दोनों इस मामले की जांच चल रही है कि आखिर हुआ क्या था और क्या वो मामला सही था या गलत था। लेकिन बोगस वोटिंग की खबरें जो है वो काफी जगहों से आ रही है। बिल्कुल, फर्जी वोटिंग करने की कोशिशें होती हैं और इसी के लिए तो पहचान की जाती है। विकास सिंह से जुड़ते हैं इस समय। विकास, अखिलेश यादव ने तो खुली धमकी दे रखी है, पेंशन काट लेंगे, पीएफ काट लेंगे, इज्जत चली जाएगी। क्या वहां पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है विकास अखिलेश यादव के इस बयान पर? पहले उन्होंने बुर्के को मुद्दा बनाया, अब ऐसा बयान दिया है। जी बिल्कुल, उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दोनों ने ही हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो अखिलेश यादव इस तरह की अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं, उनके नाम नोट करने की बात कर रहे हैं, ये सिरे से दर्शाता है कि किस तरह समाजवादी पार्टी का रवैया रहा है। इससे पहले उनकी सरकार जब थी प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार, तो कई अधिकारियों को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मारपीट की थी। उनसे मारपीट की घटनाएं उन उच्च अधिकारियों के कार्यालय तक में हुई थी, और यही राजधानी लखनऊ का वो हजरतगंज था जहां पर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पुलिस अधिकारी को अपने बोनट पर लेकर कई किलोमीटर तक घूमता रहा था। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आमतौर पे ऐसी घटनाएं होती ही रहती थी। उसकी याद उन्होंने एक बार फिर से दिलाई कि किस तरीके से अधिकारियों को धमकी देते हैं। निश्चित रूप से अखिलेश यादव आज दबाव बनाना चाहते थे। उनके अंदर जो बात थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये इस बात से साफ झलक रहा है कि किस तरीके से उपचुनाव में वो समर्थन नहीं पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है ऐसी बौखलाहट उनके अंदर नजर आ रही है खासतौर से। लेकिन जो कृत्य हुए, जो घटनाएं हुई, जो करहल में हुआ, इन सब चीजों से जोड़ के देखा जाना चाहिए कि जिस तरीके से एक मासूम लड़की परिजनों का आरोप है कि उसने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी, उसकी हत्या कर दी जाती है निश्चित रूप से उस दलित लड़की की, तो निश्चित रूप से निंदनीय बात है। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र के महापर्व के दौरान जो 9 सीटों पर उपचुनाव पर वोटिंग हो रही है, वहां पर तकरीबन 42% वोट 3 बजे तक पड़ चुका है, और निश्चित रूप से मतदाता अभी घर से निकल रहा है वोट डालने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश है 2027 के चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 42% मतदान निश्चित तौर पर मतदाताओं के उत्साह को दिखाता है, और खासतौर पर उपचुनाव को अगर नजर में रखें, जाहिर सी बात है कि बड़ी चर्चा है उपचुनाव की। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका जुड़ने के लिए, और विकास आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों नजर बनाए रखिए, लगातार आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अब बात करने वाले हैं हम एक और बड़ी खबर की। यह बड़ी खबर दक्षिणी भारत के राज्य केरल से आई है, जहां पर वक्फ पर वहां पर बवाल चल रहा है। आप जानते हैं इन दिनों कई जगहों पर बवाल चल रहा है, तो केरल का बवाल सबसे ताजा है। दरअसल कर्नाटक में किसानों के भारी विरोध के कारण सीएम सिद्धारमैया को वक्फ बोर्ड के नोटिस के खिलाफ जिला प्रशासन में म्यूटेशन रोकने का आदेश देना पड़ा था। ये तो आपको याद ही होगा, बस कुछ ही दिनों पहले की खबर है। जेपीसी के अध्यक्ष, जो कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी बनी है, उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल किसानों से मिलकर उनकी शिकायत सुन भी चुके हैं। ये तो कर्नाटक की बात हुई, लेकिन ताजा मामला केरल का है, जहां 400 किसान परिवारों का संघर्ष कम नहीं हुआ है। केरल वक्फ बोर्ड के खिलाफ 1000 से ज्यादा चर्चों ने मोर्चा खोल रखा है। चर्च ने तो बीजेपी भी किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रही है। वहां पर तिरुवनंतपुरम में कल बीजेपी के प्रदर्शन पर पुलिस ने जमकर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और उन्हें सचिवालय तक जाने से रोक दिया। केरल बीजेपी राज्य की एलडीएफ सरकार से किसानों की सुध लेने की अपील कर रही है। वहां पर जो एलडीएफ सरकार है, विजयन की सरकार। कमाल की बात तो यह है कि केरल असेंबली ने सर्वसम्मति से वक्फ संशोधन बिल के विरोध में रिजोल्यूशन पास कर दिया। वो काम उनका है नहीं। अब विजयन सरकार वक्फ बोर्ड के एनक्रोचमेंट नोटिस पर संज्ञान लेने का आश्वासन दे रही है। तो केरल चर्च एसोसिएशन ने यूडीएफ और एलडीएफ की आलोचना करते हुए मुनाम्बम जमीन विवाद को लेकर वामपंथी सरकार की आलोचना की है। इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मुनाम्बम जमीन विवाद मामले में केरल के प्रतिनिधियों का रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिल चुका है। 600 एकड़ जमीन पर वक्फ पे दावे की जांच होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। और साथ ही रिजिजू ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित हो जाएगा। इस विधेयक में केंद्र और राज्यों के वक्फ बोर्डों के गठन और कामकाज में व्यापक सुधार का प्रस्ताव है। तो केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि 25 नवंबर से आहूत हो रहे शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल को रखा जाएगा। अभी पार्लियामेंट 25 तारीख से चलने वाले हैं। कई बिल्स आने वाला है, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल है, वो मेरे ही मंत्रालय का सब्जेक्ट है, माइनॉरिटी अफेयर्स का।
और मैंने ही पिछले सदन में पेश किया था। इसी प्रकार से कई बिल आने वाले हैं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी, जो इस मामले पर हमें और ज्यादा तस्वीर साफ करके बताएंगे। शेखर सर, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कर्नाटक में बवाल हुआ, अब पड़ोसी राज्य केरल में ये बवाल चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए जेपीसी में आकर के यही लोग, यही सीपीएम विरोध करती है, विधानसभा में इसके खिलाफ जो उनका काम नहीं है वो पारित करती है, और अब उसी समस्या से खुद वहां पर जो सरकार है वो जूझ रही है, केरल की सरकार। बिल्कुल लालचंद जी, एक राज्य के बाद एक राज्य में इस तरह की बातें सामने आ रही है, जहां वक्फ बोर्ड के नाम पे दावे पेश किए जा रहे हैं। और यहाँ पे केरला में तो आप क्या देख रहे हैं, कम से कम 400 एकड़ जमीन पर केरला वक्फ बोर्ड की दावा है, जहाँ पे 600 क्रिश्चियन समुदाय के लोग अभी बसे हुए हैं। तो बात आती है कि बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। कर्नाटक में आपने देखा कई किसानों के जमीन पर वक्फ बोर्ड की नोटिस गई, सरकार की तरफ से गई, ये आप जहाँ पे आपकी जमीन है वो एक्चुअली आपकी नहीं है, वक्फ बोर्ड के। फिर आपने देखा किस तरह किसान बड़े परेशान हुए, फिर सरकार को और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को कहना पड़ा नहीं, हम इसको वापस ले रहे हैं। तमिलनाडु में आप जानते हैं केस ऐसा है जहां एक प्राचीन मंदिर 1500 साल पुराना, सही बात, पुराना मतलब इस्लाम आने से पहले ही ये जमीन वहां पे मंदिर था, लेकिन वहां भी वक्फ बोर्ड की क्लेम है। एक तरफ कहा जा रहा है कि वक्फ जमीन जो है वो किसी के कब्जे में है, एनक्रोच हुआ है। दूसरी तरफ अब क्यों इतने जल्दी में सब जगह वक्फ बोर्ड लगे हुए अपने दावा पेश करने में। यानी यहाँ पार्लियामेंट में कानून आने के बाद जितने हो सके अपने जमीन क्लेम करने पे लगे। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है, प्लान क्या है। देखिए बात साफ है, ये कोई गरीब मुसलमान के कल्याण के बारे में नहीं है। शेखर सर, एक बात और सर, जिस तरह से नाम पे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ किसान उतर रहे हैं, अब चर्च उतर रहा है, ये ऐसा लगता है कि क्या इस चीज को, किसानों के संघर्ष को, अब चर्च मैदान में उतर आया है। पहले भी बड़े बड़े मामले आ चुके हैं, आपने कई मामलों का जिक्र किया, क्या इसको विपक्षी दल के नेता इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि संशोधन के जरिए इन्हीं सब गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा? विपक्ष तो पूरे समझते हैं कि मामला क्या है, क्यों कानून, अगर कानून की जरूरत नहीं है तो 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने क्यों संशोधन लाया था। देखिए वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट 2013 में भी हुआ था, तब भी यही बात थी भाई, वक्फ बोर्ड की जो जिस तरह संचालन हो रहा है वो ठीक नहीं है, कानून में कई लकीरें हैं। उसी बात को अभी इस सरकार ने भी देखा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि वक्फ बोर्ड जो जमीन पर अपने दावा ठोके वही फाइनल है, कोई कोर्ट कचहरी जा नहीं सकते। तो इसीलिए तो ये कानून आया, उनको मालूम है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर हम इस कानून की आवश्यकता को लेकर ईमानदारी से हम थोड़ा इस पे इंक्वायरी करें, ठीक है, तो हमारी जो वोट बेस है हमारी खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल, यानी ये माइनॉरिटी वोट बैंक से डरते हैं, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण वाला जो मामला है वो एंगल है। और आपने एक बात बहुत ही साफ तौर पर इशारा किया कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि कहीं अगर संशोधन पास हो गया तो उसके पहले जरा जितना हो सकता है ये सब चीजें अपने अंदर कर लो, इसलिए शायद ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अभी समय की कमी है, फिर कभी जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए नमस्कार।